हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी चैनल एजुकेशन व्यू में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? ज़बरदस्त, एक नंबर होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। आज का ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप बिहार स्पेशल से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा दोस्तों कि आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। वीडियो देख लीजिएगा केवल कंप्लीट। आज का एक से बढ़कर एक प्रश्न आज के इन 50 प्रश्नों की श्रृंखला में हमने रखे हैं। जो आपका एग्जाम्स में पैटर्न रहता है वही पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, बस 5 विकल्प नहीं है, 5 विकल्प की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपके देखिए 5 विकल्प एग्जाम्स में ही रहेंगे बस। लेकिन समझना आपको ऐसा है कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं, तभी आप आज का ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने प्रश्नों की ओर। और इसके पहले आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्नों का लेवल रहने वाला है। और सिर्फ देखिए जो प्रश्न है, कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट, ऐसे फैक्ट आपको बताते चलूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो साथ में कॉपी पेन भी पास में रख लीजिएगा। ठीक है, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं आप सभी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसी क्रम में हम अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। और सबसे पहला प्रश्न रहा आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगा अनुपात क्या था। चलिए ऑप्शन देखिए, पहले बात तो याद रखना है कि बहुत अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि 909, 910, 919 और 918। चलिए तो देखिए 2011 की जनगणना की मैं बात करूं तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का कोई सा भी आप एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा, 2011 की जनगणना से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में इस टॉपिक से। चलिए तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जो 2011 की जनगणना की बात करें तो जो बिहार का लिंगा अनुपात रहा है भैया कितना था, 918 था। ठीक है, 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पद। ठीक है, यह था हमारा बिहार का लिंगा अनुपात। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहां पर 2011 की जनगणना से मैं यहां पर पॉइंट आपको नोट करा रहा हूं। चलिए नोट करिएगा। पूछता है कि देखिए सबसे कम लिंगा अनुपात, सबसे कम लिंगा अनुपात किस जिले का रहा है, बिहार के किस जिले का रहा है भैया? तो नोट कर लीजिएगा, मुंगेर जिले का। किसका है भैया? बिहार का जो मुंगेर जिला है सबसे कम लिंगा अनुपात है इसका। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछता है तो सबसे ज्यादा जो लिंगा अनुपात रहा है वो है भैया गोपालगंज का। ठीक है, गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज जो जिला है, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात रहा है। ठीक है, यह भी आपको नोट कर लेना है। पूछता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य का है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना है भैया, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा प्रति वर्ग किलोमीटर याद रखना है आपको किसका है, बिहार का है। और ये सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। सबसे कम यदि आपसे पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तीसरा जो यहां पर पॉइंट नोट करना है आपको आपके एग्जाम्स के लिए, पूछता है कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है। जो आपका बीपीएससी का जो अभी प्राइमरी का जो 79,000 जो भर्ती हुई थी, ठीक है, 80,000 जो भर्ती आई थी, उसमें भैया साक्षरता दर पूछी गई थी। ठीक है, यहां से प्रश्न बना था एग्जाम्स में, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। पूछता है कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो जो बिहार की साक्षरता दर रही है कितनी है भैया 2011 की जनगणना के अनुसार, 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर पूछता है तो 71, ठीक है, 2% है। और महिला पूछता है तो देखिए कितनी है, 51.5% है। देखिए 51, 71 और 61 तीनों में क्या है, 10 नंबर का डिफरेंस है। यह भी आपको याद रख लेना है। तो याद रखने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, देखिए 61 कुल साक्षरता दर है। ठीक है, 71% किसकी है, पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, और 51% किसकी है भैया, तो 51% महिला साक्षरता दर है। ठीक है, भारत की बात करूं मैं
तो भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? केरल की है। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक है, दामोदर है, कोसी है, गोमती है। तो देखिए ऑप्शन सी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा जो कोसी नदी है। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी की बात कर लेते हैं भैया। प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक पथ परिवर्तित या मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक पथ परिवर्तित करती है कौन सी नदी भैया? एक कोसी नदी है। ठीक है, कितनी बार करती है? 7 बार करती है। यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चलिए तीसरा यहां पर हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? वैशाली को, पटना को, हाजीपुर को या फिर मुंगेर जिले को? चलिए तो देखिए बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है? हाजीपुर जिले को कहा जाता है। ऑप्शन सी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? बिहार में कह रहा है कि सिंचाई का मुख्य साधन बताना है आपको, क्या है? चलिए तो देखिए बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन की बात करें भैया तो क्या है? नलकूप या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल बोलते हैं। तो ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, ट्यूबवेल की बात कर लेते हैं भैया तो बिहार में कम से कम 53 कितना है भैया? 53%। ठीक है, 53% भूमि पर 53% भूमि की जो सिंचाई की जाती है किसके माध्यम से? ट्यूबवेल से की जाती है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि देखिए सबसे अधिक ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई किस जिले में की जाती है, तो यह भी आपको याद रख लेना है। पहला है भैया पटना का स्थान आता है। दूसरा यदि पूछता है तो किशनगंज हो गया। ठीक है, किशनगंज हो गया, याद रखिएगा। इसके अलावा अररिया हो गया। ठीक है, अररिया। ये 3 लगातार ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है किसके माध्यम से? ट्यूबवेल या नलकूपों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, सबसे कम यदि पूछता है कि सबसे कम ट्यूबवेलों के माध्यम से, ट्यूबवेल्स के माध्यम से कहां पर सिंचाई की जाती है, तो रोहतास जिले में की जाती है। ठीक है, रोहतास जिले में। ठीक है, यह भी याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा कौन सा है? चलिए तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी कह रहा है कि गिरहूत पहाड़ी क्षेत्र है, राजगीर पहाड़ी क्षेत्र है, कैमूर पहाड़ी क्षेत्र है और बांकू पहाड़ी क्षेत्र है। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा हमारा जो ऑप्शन के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। लेकिन ऑप्शन देखिए याद रखिएगा, बिहार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है भैया? सोमेश्वर है। कौन सी है? सोमेश्वर जो पहाड़ी श्रृंखला है, सोमेश्वर जो पहाड़ी है वो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका जो आंसर हमारे ऑप्शन के अनुसार जाएगा यहां पर सी होगा। वैसे यदि हमारा आंसर की बात करें, ठीक है, तो कौन सा जाएगा? सोमेश्वर। बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सोमेश्वर पहाड़ी, जो आपका हिमालय का जो शिवालिक हिमालय का भाग है इसी के अंतर्गत आती है सोमेश्वर पहाड़ी। जैसे देखिए पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण के अंतर्गत जो सोमेश्वर पहाड़ी है, ठीक है, यहां तक फैली हुई है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए 6वां प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइएगा। तो चलिए देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आपको याद रखिएगा जो बिहार से संबंधित संगीतियां आपको याद रखनी है बौद्ध धर्म से। 3 संगीतियां। देखिए कुल संगीतियों की बात करूं तो देखिए 4 संगीतियां हुई है, लेकिन जो चौथी संगीतियां है वो है कुंडल वन में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, जो कुषाण वंश कनिष्क के शासन काल के समय हुई थी। तो जो कुषाण वन जो कुंडल वन है वो किसके क्षेत्र में आता है? जो कश्मीर का क्षेत्र है वहां पर आता है। लेकिन जो पहली संगीति है बौद्ध संगीति, दूसरी है और तीसरी, ये तीनों कहां पर हुई हैं? बिहार के अंतर्गत ही हुई हैं। तो इन तीनों को समझना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों को ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं एक एक को बता देता हूं आपको। चलिए देखिए जो पहली संगीति हुई है तो आपको नोट करते चलना है। जो पहली बौद्ध संगीति हुई है वो कहां पर हुई थी? राजगृह में। कहां पर हुई थी? राजगृह में। वर्तमान नाम है राजगीर। क्या है? राजगीर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। और आपसे देखिए पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो यह भी आपको याद रखना है, महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी इसका क्या है?
अध्यक्ष कौन रहे हैं? महाकश्यप थे। ठीक है, किसके समय में हुई है? तो ये भी आपको याद रखना है, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु के समय पर। ठीक है, चलिए दूसरी की बात करते हैं। तो दूसरी बौद्ध संगति हुई है, यह भी आपको याद रखना है, कहां पर हुई है? वैशाली। ठीक है, बिहार के वैशाली में हुई है, यह भी आपको नोट कर लेना है। और इसके अध्यक्ष की बात करूं मैं, तो इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। कौन थे भैया? सबाकामी थे, यह भी आपको नोट कर लेना है। वैशाली में हुई है द्वितीय बौद्ध संगति, किसके समय पर, किसके शासन अध्यक्षता में हुई है? सबाकामी के अध्यक्षता में हुई है। और यदि पूछता है कि किसके शासन काल में हुई है, तो काला अशोक। ठीक है, काला शोक के शासन काल में हुई है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति की बात करता हूं, तो तीसरी बौद्ध संगति हुई है पाटलिपुत्र में। कहां पर हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है, और अशोक के शासन काल में हुई है, यह भी आपको याद रखना है। किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में हुई है। पूछता है कि भैया इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे भैया? मोगली दत्त पुष्य थे, तिस्य थे। ठीक है, मोगली दत्त, मोगली पुत्र है। ठीक है, मोगली पुत्र तिस्य। ठीक है, तिस्य थे। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। तो द्वितीय बौद्ध संगति हमसे पूछा है, तो ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा, सब्बाकामी। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेंगसांग ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? चलिए, तो किस विश्वविद्यालय में किया है भैया? नालंदा विश्वविद्यालय में किया है। ऑप्शन डी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चीनी यात्री, यहां से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि चीनी यात्री ह्वेंगसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन भैया? चीनी यात्री ह्वेंगसांग। किसके लिए आया था? तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्ति के लिए भारत आया था, यह आपको याद रख लेना है। अब देखिए, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। पूछा जाता है कि प्रथम चीनी यात्री कौन था? प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो प्रथम चीनी यात्री कौन था भैया? फाहियान। कौन था भैया? फाहियान था। ठीक है, कौन था? फाहियान था, जो किसके शासनकाल में भारत आया था? विक्रमादित्य। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा, चीनी यात्री ह्वेंगसांग है। प्रथम चीनी यात्री यदि आपसे पूछता है तो कौन था भैया? फाहियान था, जो विक्रमादित्य, या बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि 1935 में कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान प्रदेश, ठीक है, बिहार का, कह रहा है कि बिहार का अध्यक्ष कौन था? चलिए बताइएगा, बिहार का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन बताइएगा। कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस और अनुग्रह नारायण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए बताइएगा। तो 1835 के दौरान बताना है कि कांग्रेस का जो स्वर्ण क्रांति समारोह हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा भैया, ऑप्शन ए के साथ में राइट आंसर जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, कौन थे भैया? श्री कृष्ण सिंह थे, तो ऑप्शन ए के साथ में राइट आंसर जाएगा। इसके अलावा देखिए, एक बहुत अच्छा यहां से प्रश्न बनता है, सच्चिदानंद सिन्हा से पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसको चुना गया था भैया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, यह भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइएगा इसके लिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह, और बी कह रहा है कि रामदयालु सिंह, सियाराम सिंह और नित्यानंद सिंह। तो देखिए, श्री कृष्ण सिंह अभी मैंने बताया आपको कि स्वर्ण जयंती समारोह, ठीक है, कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह की इनको क्या है भैया, इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन यहां पर देखिए हमारा क्या था, श्री कृष्ण सिंह सही आंसर था। ठीक है, लेकिन हमें जो बताना है कि समानांतर सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। चलिए, तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में
1942 के समय, 8 अगस्त 1942 के समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और इसी के दौरान क्या है भैया, भारत में 4 जगह पर, कितनी जगह पर, 4 जगह पर समानांतर सरकार का गठन किया गया। कितनी जगह पर, 4 जगह पर समानांतर सरकार का गठन किया गया। ठीक है, कौन कौन सी जगह रही है भैया, बलिया के, ठीक है, कहां पर, बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया में। ठीक है, किसके द्वारा, चिंतू पांडे के द्वारा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीपीएससी के लिए। बलिया के उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकार का गठन किया गया। नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, चिंतू पांडे के द्वारा। ठीक है, दूसरा जो याद रखना है कि तमलुक में, ठीक है, तमलुक बंगाल में किया गया, तमलुक बंगाल में। ठीक है, सतारा महाराष्ट्र में। ठीक है, और तामचेर उड़ीसा में, तामचेर उड़ीसा में समानांतर सरकार का गठन किया गया। लेकिन हमसे कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में, ठीक है, भागलपुर जिले के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी के साथ में राइट आंसर जाएगा, राम दयालु सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहां पर बी के साथ में हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, जो बलिया उत्तर प्रदेश में चिंतू पांडे के द्वारा किया गया था समानांतर सरकार का गठन। ठीक है, यह भी आपको नोट कर लेना है। सियाराम सिंह, देखिए सियाराम सिंह के द्वारा सियाराम दल का, किसका, सियाराम दल का गठन नेतृत्व किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, भागलपुर के तिलकपुर में, यह भागलपुर से ही प्रश्न था, याद रखिएगा। तो भागलपुर के तिलकपुर में सियाराम दल का गठन किया गया था, किसके द्वारा, सियाराम सिंह के द्वारा। यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न है, कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे। चलिए, कह रहा है कि सर हेनरी हीरल, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और सर जेम्स डेविड शिफ्टन। और डी ऑप्शन कह रहा है कि जयराम दास दौलतराम। चलिए, तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सर जेम्स शिफ्टन भैया, इन्हीं को क्या है, सबसे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, किसका, बिहार का। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। अब यदि आपसे पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद कौन थे भैया, स्वतंत्र बिहार के, या बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, बिहार के जो राज्यपाल या बोल सकते हैं गवर्नर कौन थे, तो कौन रहे हैं भैया, जयराम दास दौलतराम। ठीक है, ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए बता रहा हूं। पूछता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। कौन रहे हैं भैया, श्री कृष्ण सिंह हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पूछता है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा पहली महिला मुख्यमंत्री को नहीं भूलना है आपको, राबड़ी देवी। कौन थी भैया, राबड़ी देवी। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। ठीक है, और जयराम दास कौन थे, स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल या गवर्नर रहे हैं। ठीक है, और सर जेम्स डेविड जो आपके स्वतंत्रता, जो ब्रिटिश सरकार का जब तक सरकार रही है, ठीक है, उस समय कौन थे, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहां पर राइट आंसर जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न, कह रहा है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल बताइएगा क्या है। ठीक, चलिए तो देखिए कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है, सप्तकोशी, नेपाल से इसका उद्गम होता है। और किसकी सहायक नदी है भैया, गंगा की सहायक नदी है। यह भी आपको याद रखना है। यह जाकर के कहां पर, कटिहार जिले में, कहां पर, कटिहार जिले में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, गंगा में इसका क्या हो जाता है, अंत हो जाती है या विलय हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर जाएगा। ठीक, देखिए कोसी नदी है जो महाभारत में इसका नाम क्या मिलता है, पूछा जाता है यह प्रश्न कि महाभारत में, या पूछा जाता है कि प्राचीन कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो देखिए महाभारत में जो इसका नाम मिलता है वो क्या है भैया, कौशिकी। क्या है, कौशिकी के नाम से जानते हैं हम इसको। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? उत्तरी गंगा के मैदान में, चलिए कह रहा है कि दलदली मिट्टी, बांगर और बल सुंदरी मिट्टी, ताल मिट्टी। चलिए तो देखिए बल सुंदरी मिट्टी, चलिए डी ऑप्शन से शुरू करता हूं मैं। ताल मिट्टी की बात करूं मैं तो ताल मिट्टी कहां पर पाई जाएगी? ताल, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, जो ताल मिट्टी है कहां पर? अरे भैया जो तालाबों के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलेगी कौन सी मिट्टी? ताल मिट्टी। तो ज्यादातर पूछ सकता है कि किस जिले में आपको मिलती है ये, तो ज्यादातर देखिए पटना हो गया, ठीक है, पटना हो गया, मुंगेर जिला हो गया, ठीक है, मुंगेर जिला, ये मिट्टी देखने को मिलेगी आपको कौन सी? ताल मिट्टी, ठीक है। बल सुंदरी मिट्टी की मैं बात करूं तो बल सुंदरी मिट्टी किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी? ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का जो एरिया हो गया, ठीक है, चंपारण का जो एरिया हो गया, इसके अलावा सहरसा हो गया, ठीक है, सहरसा जिला हो गया, ठीक है, यहां पर बल सुंदरी मिट्टी मिलती है, ठीक है। बांगर, भैया जो पुरानी जलोढ़ होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। तो ये भी कहां पर मिलती है? गंगा के उत्तरी मैदान में देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो दलदली मिट्टी है ये नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है, चलिए तो देखिए बिहार की बात करूं, पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, तो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो देखिए इसके बाद में इसका विभाजन की बात करें तो 22 मार्च को 1912, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया। तो इसी दिन, ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए एक और यहां पर दो आपको पॉइंट, यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया, और दूसरा जो यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है कि झारखंड को कब अलग किया गया, ठीक है, बिहार से। चलिए तो देखिए उड़ीसा की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग किया गया, और 15 नवंबर, ठीक है, सन 2000, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य को, ठीक है, बिहार से बनाया गया। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 14वां प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, बताइएगा। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ओहो रॉन्ग हो गया ये, चलिए नंबर गलत है। चलिए 18वां प्रश्न कौन सा नंबर था भैया हमारा? चलिए 14वां था, ठीक है, 15वां आएगा ये। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1857 की क्रांति, ठीक है, क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए कौन थे? तो देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व कह रहा है कि बिहार में किस नेता के द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तांत्या टोपी की बात कर लेते हैं तो तांत्या टोपी के द्वारा कहां पर? कानपुर। कहां पर किया गया था भैया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां पर किया गया था? कानपुर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी बताइए बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, इब्राहिम लोदी, और कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए तो किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए 36वां प्रश्न, सॉरी 36वां कहां है, ये गलत, रॉन्ग नंबर लगा हुआ है। चलिए तो देखिए कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसान सभा के द्वारा। बड़ा ही अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न है, चलिए कमेंट करिएगा इसके लिए। चलिए तो देखिए बिहार में किसान सभा की स्थापना की मैं बात करूं तो किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ में राइट आंसर जाएगा। पूछ सकता है आपसे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो यह भी आपको याद रखना है, 1929 में की गई थी। यह बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए 18वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार के मुंगेर में डीजल इंजन रिपेयर फैक्ट्री कहां पर स्थित है? चलिए तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा कि जो बिहार है, ठीक है, बिहार में डीजल इंजन रिपेयर फैक्ट्री कहां पर है?
जमालपुर में है, ऑप्शन बी, ठीक है, के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए, जमालपुर की देखिए कहां पर है, मुंगेर जिले के अंतर्गत, कहां पर है भैया, मुंगेर जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा इसको, क्योंकि देखिए जमालपुर ना देगा, हो सकता है कि मुंगेर दे दे, ठीक है, मुंगेर जिला दे दे, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए, अब रहा हमारा सही क्रम आ गया प्रश्नों का। चलिए, 19वां प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। चलिए, तो देखिए भारत से रिलेट करके बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और देखिए ये प्रश्न है SSC CH, ठीक है, CHLSL के अंतर्गत पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो देखिए कह रहा है कि बिहार राज्य में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि खादी और ग्राम उद्योग, ठीक है, आयोग खादी ग्राम उद्योग आयोग, इसकी स्थापना की बात करूं तो 1956 में, ठीक है, 1956 में इसकी स्थापना कहां पर की गई थी, मुंबई में की गई थी, ठीक है, मुंबई में, ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। और कह रहा है कि बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो यह भी आपको याद रखना है, 1956 में पटना में, ठीक है, दोनों मैं रिलेट करके बता रहा हूं। और जो प्रश्न आपको मैंने बताया है, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है SSC के अंतर्गत, तो बेटा हो सकता है कि आपसे ये प्रश्न पूछ ले एग्जाम में, ठीक है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना पूछ सकता है, कहां पर की गई थी, मुंबई में, कब की गई थी, 1956 में। और जो SSC के अंतर्गत पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के, या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। चलिए, तो देखिए इसकी आंसर की बात करें, ये ऑप्शन कह रहा है कि खराब भूमि व्यवस्था, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है। कह रहा है कि बोने की जगह छोटी है, ठीक है, ये भी सही है। पुरानी कृषि पद्धतियां, तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो खंडित क्या है, खंडित भूमि है, जैसे बोल सकते हैं कि बोने की जगह भी छोटी है, खंडित भूमि है, ठीक है, ऑप्शन डी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए, 21वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार में लाल मिट्टी प्रचुर रूप से कहां पर पाई जाती है, गंगा के उत्तर में, गंगा के दक्षिण में, और सोन नदी के दक्षिण में, पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन बी, ठीक है, कहां पर पाई जाती है, गंगा के दक्षिण में, ऑप्शन बी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए, 22वां प्रश्न, चलिए 2001 और 2011 तक बिहार की जनसंख्या वृद्धि क्या है, चलिए बताइएगा। तो देखिए कितनी है भैया, 25.42% यहां पर रही है, कितनी, 25.42% रही है, ऑप्शन बी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार के किन जिलों में चीनी मिट्टी पाई जाती है, चीनी मिट्टी, तो भागलपुर, मुंगेर और वैशाली, तीनों यहां पर ऑप्शन ए के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा कि बिहार के किन जिलों में चीनी मिट्टी पाई जाती है, भागलपुर में भी, मुंगेर और वैशाली में भी आपको चीनी मिट्टी देखने को मिलेगी। चलिए, 24वां प्रश्न है, कह रहा है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे, अच्छा है प्रश्न, इंपोर्टेंट भी है। चलिए, तो राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे, ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर जाएगा। कहां के निवासी थे भैया, मुरली भरहवा, ठीक है, कहां के थे, मुरली भरहवा, ऑप्शन यहां पर बी के साथ में राइट आंसर जाएगा, ठीक है। कहां के थे भैया, चंपारण के, चंपारण के अंतर्गत आता है ना। अरे भैया, चंपारण जो आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, वो राजकुमार शुक्ला ही थे, ठीक है, जिन्होंने गांधी जी को सूचना दी थी कि चंपारण में कुछ जो 3 कटिया पद्धति चल रही थी, ठीक है, कर पद्धति, तो इसी के निपटारण के लिए किसने सूचना दी थी, राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही, ठीक है। चलिए, 25वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 2005 में, कहां पर, नई दिल्ली में, ठीक है। मुख्यालय पूछता है तो कहां पर है, नई दिल्ली में, लेकिन हमसे कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान का पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय, तो पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है भैया, बिहार के पटना में है, ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर जाएगा। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में कौन सा बिहार के अंतर्गत नहीं आता है, चलिए, कह रहा है कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, तो देखिए भीम बांध कहां पर है, मुंगेर जिला में है, कहां पर है, बिहार के मुंगेर जिला में है, ठीक है। वाल्मीकि कहां पर है, चंपारण है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में,
कोडरमा, कोडरमा होगा, पलामू हो गया, ये कहां पर है भैया, झारखंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, झारखंड के अंतर्गत आते हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर, उदयपुर देखिए जो उदयपुर अभयारण्य है, नाम पर मत जाइएगा कि आप सोच रहे होंगे कि उदयपुर लगा हम राजस्थान लगा दें, ठीक है, तो उदयपुर जो वन्यजीव अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है, कहां पर है, उदयपुर पक्षी अभयारण्य है भैया, यह भी बिहार के अंतर्गत आता है, ठीक है, कहां पर है, बिहार के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही आंसर जाएगा। हमसे पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो कोडरमा अभयारण्य नहीं है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कटिहार के गोगाबिल पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है। चलिए कमेंट करिएगा इसके लिए, कटिहार के गोगाबिल पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल। देखिए जो क्षेत्रफल की बात की है, तो देखिए क्षेत्रफल कितना है इसका, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर जाएगा, 217.99 एकड़, ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि यार इस प्रकार के प्रश्न क्यों आप पूछ रहे हैं कि एकड़ कोई पूछ रहा है कि कितने एकड़ क्षेत्रफल है। देखिए जो अभी पिछला एग्जाम हुआ है उसमें सुप्रियर झील का एक ऑप्शन में दिया गया था कि सुप्रियर झील का क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। तो प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार के आपके एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको कि कैसे प्रश्न मैं रख रहा हूं एग्जाम में, बिल्कुल आपके एग्जाम के हिसाब से ही प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए 28वां प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल पटना या उसके आसपास नहीं है। चलिए कह रहा है कि तख्त श्री पटना साहिब, तो तख्त श्री पटना साहिब भैया किसका है, अरे भैया याद रखिएगा जो आपका, ठीक है, सिख धर्म है उसके 10वें गुरु, ठीक है, 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब, ठीक है, गोविंद साहब की जन्म स्थली पर ही बना है, कहां पर, पटना में, ठीक है, जो 10वें गुरु थे ना सिख गुरु, ठीक है, गुरु गोविंद साहब, ठीक है, पादरी की हवेली ये भी कहां पर है, पटना है, ठीक है, महाबोधि ये गलत हो जाएगा, ये है कहां पर भैया, गया में, ठीक है, गया के बोध गया में, ठीक है, बोध गया में आता है, ठीक है। जो महाबोधि वृक्ष है ये क्या है, पीपल का वृक्ष है, ये क्या है, अरे भैया, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो गया में हुई थी ना, ठीक है, गया में हुई थी ना, पीपल वृक्ष के नीचे, तो वही वृक्ष है ये महाबोधि वृक्ष, ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। गोलघर, ये गोलघर भी कहां पर है, पटना के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 29वां प्रश्न है, कह रहा है कि पटना में जहांगीर के बेटे परवेज द्वारा कौन सी मस्जिद बनवाई गई थी। चलिए तो देखिए कौन सी मस्जिद भैया, पत्थर की मस्जिद बनवाई गई थी, ठीक है, पटना में बनवाई गई थी, किसके द्वारा, जहांगीर के बेटे परवेज के द्वारा, ठीक है। इसी का एक दूसरा नाम है, यह भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, जो पत्थर की मस्जिद है, पत्थर की बनी है, इसी कारण इसका एक नाम और रखा गया था, संगी मस्जिद, संगी मस्जिद के नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखिए नाम भी आपसे बदल कर पूछ सकता है, क्योंकि देखिए बीपीएससी का एग्जाम है यार, कुछ भी पूछ सकता है ये, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, पत्थर की मस्जिद या फिर पूछ सकता है संगी मस्जिद। चलिए 30वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार में बरारी गुरु बाजार का गुरुद्वारा कहां पर है। चलिए तो ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर जाएगा। सासाराम की बात करें भैया, अब तो पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है, ठीक है, मकबरा, तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है, बिहार के सासाराम में है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए 31वां प्रश्न है, कह रहा है कि भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ बिहार के किस जिले में है। तो ऑप्शन यहां पर ए हमारा सही आंसर जाएगा, कहां पर है भैया, पूर्णिया जिले के अंतर्गत आता है, एक स्थान है सिकलीगढ़, क्या है, सिकलीगढ़ धरहरा, ठीक है, सिकलीगढ़ धरहरा गांव है, और यहीं पर भगवान जो नरसिंह ने, ठीक है, विष्णु जी का जो अवतार था ना, ठीक है, नरहरि नरसिंह अवतार, ठीक है, कहां पर लिया था,
पूर्णिया जिले के अंतर्गत सिकड़ीगढ़ धरहरा में। ठीक है, देखिए आप परिचित होंगे हिरण्यकश्यप की कहानी से। ठीक है, भक्त प्रहलाद को समझ रहे हैं ना। ठीक है, अरे होलिका दहन यहीं पर हुआ था भैया, पूर्णिया में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 32वां प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार में सूर्य मंदिर कहां पर है। बिहार में सूर्य मंदिर बताना है। कह रहा है दरभंगा, गया में है, मुंगेर में है और वैशाली में है। तो देखिए ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे हमारे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। तो बिहार में सूर्य मंदिर कहां पर है, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद बिहार का एक जिला है और इसी जिले के अंतर्गत आता है एक स्थान है देव, यहीं पर है भैया सूर्य मंदिर। ठीक है, तो याद रख लेना है, आपको नोट कर लेना है, हमारे ऑप्शन यहां पर मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए औरंगाबाद, कंफ्यूज ना होइएगा। औरंगाबाद देखिए महाराष्ट्र में भी है, 3 औरंगाबाद हैं भारत के अंतर्गत। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद जिला आपका बिहार के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, और औरंगाबाद एक हरियाणा का गांव भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, औरंगाबाद जिले के अंतर्गत है देवस्थान, वहीं पर है सूर्य मंदिर, जो किसके लिए, जो छठ पूजा की जाती है ना। ठीक है, उसी को समर्पित है ये सूर्य मंदिर। चलिए 33वां प्रश्न है, कह रहा है कि पटना शहर के हरमंदिर साहिब में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। चलिए, तो देखिए हरमंदिर साहिब, अभी मैंने आपको बताया ना कि सिख गुरु, अंतिम सिख गुरु। ठीक है, अंतिम सिख गुरु या 10वें। ठीक है, गुरु गोविंद साहिब, गुरु गोविंद साहिब। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पटना शहर के हरमंदिर साहिब में, ठीक है, सिख गुरु का जन्म हुआ था। अभी आपको बताया है ना मैंने, यही प्रश्न करवाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 34वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित संतों में से कौन सा बिहार में एक मुस्लिम तीर्थ स्थल मनेर शरीफ जगह से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा, सूफी संत पीर हजरत मखदूम याहिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 35वां प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। चलिए, तो देखिए किस समय गाए जाते हैं भैया, विवाह के समय पर, जब भी ब्याह होता है ना। ठीक है, तो ब्याह के समय पर ही, ठीक है, मिथिला और दरभंगा जो जिले हैं, लगनी राग, ठीक है, गाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा। चलिए 36वां प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में है। किस जिले में है भैया, मुंगेर जिले में। ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। बिहार शरीफ, चलिए, तो देखिए बिहार शरीफ किसको कहा जाता है, उदंतपुरी को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, वैशाली, ठीक है, वैशाली की बात करते हैं तो देखिए वैशाली में महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का जन्म स्थल है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। बोध गया, ठीक है, इसके अलावा देखिए महावीर स्वामी का यदि मृत्यु की बात करते हैं तो पावापुरी है, यह भी बिहार के अंतर्गत आता है। तो यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि ठीक है पावापुरी किस लिए जाना जाता है। बोध गया, बोध गया की बात करते हैं तो देखिए ज्ञान प्राप्ति महात्मा बुद्ध को, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, यह भी आप याद रखेगा। पाटलिपुत्र से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, इंपोर्टेंट, यहां से पूछा जाता है कि सर्वप्रथम, ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए हर्यंक वंश, हर्यंक वंश था। ठीक है, हर्यंक वंश का एक राजा हुआ उदयन, ठीक है, उदयन के द्वारा, और उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 38 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए चलिए, तो देखिए उत्तर की बात करूं तो उत्तर में जो सीमा बांटता है वो नेपाल के साथ में बांटता है। ठीक है, बिहार। दक्षिण की बात करें भैया तो झारखंड के साथ में, ठीक है, झारखंड से सीमा लगी हुई है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, ठीक है, और पश्चिम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन यहां पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है। देखिए किस नदी पर बना हुआ है भैया, गंगा नदी पर। ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है, गंगा नदी से पूछा जाता है कि गंगा नदी बिहार में किस जिले से होकर प्रवेश करती है।
तो ये भी आपको याद रखना है कि किस जिले से, तो बिहार का बक्सर जिला, ठीक है, बक्सर जिले से होकर, ठीक है, बिहार में प्रवेश करती है गंगा नदी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 40वां प्रश्न, कह रहा है कि बिहार का सबसे पुराना हिंदी समाचार पत्र। चलिए तो एक एक को देख लेते हैं, वो बड़ा ही अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो देखिए, सबसे पहला पुराना कह रहा है, तो ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही आंसर होगा, अखबार ए बिहार। अखबार ए बिहार की बात करें तो ये एक उर्दू समाचार था, ठीक है, उर्दू समाचार पत्र था, ये भी आपको याद रखना है, और बिहार का सबसे पहला समाचार पत्र था, ठीक है, 1856 में, ठीक है। इसका प्रकाशन कब किया गया? 1856 में। यह भी आपको याद रखना है, विलियम टेलर के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। द बिहार हेरोल्ड, पूछा जाता है कि बिहार का सबसे पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, ठीक है, अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो द बिहार हेरोल्ड, इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में टाइप किया है ताकि आपको याद बना रहे, द बिहार हेरोल्ड, ठीक है। बिहार टाइम्स की बात करूं तो देखिए, बिहार टाइम्स भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, स्थापित किया गया था समाचार पत्र। और प्रकाशन की बात करूं इसके, ठीक है, तो इसका प्रकाशन किसके द्वारा? महेश नारायण के द्वारा, ठीक है, महेश नारायण के द्वारा इसका संपादन किया गया था, ठीक है, पहले संपादक थे ये, ठीक है। बिहार बंधु, तो बिहार बंधु भैया ये हिंदी में, ठीक है, सॉरी एक मिनट, इसका एक मिनट हमारा गलत हो रहा है यहां पर, ये डी नहीं होगा, ठीक है, हिंदी का पूछा है, कह रहा है कि बिहार का सबसे पुराना हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो ऑप्शन यहां पर ए सही आंसर होगा, ठीक है, उर्दू का था ये, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो अखबार ए बिहार हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा है कि हिंदी का पहला समाचार कौन था भैया, तो बिहार बंधु था, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसके संपादक की बात करते हैं तो संपादन किसके द्वारा? हसन अली के द्वारा किया गया था, हसन अली के द्वारा, ठीक है। और यदि आपसे पूछता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बालकृष्ण भट्ट और केशव, ठीक है, केशव भट्ट के द्वारा, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, केशवन भट्ट के द्वारा और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 41वां, कह रहा है कि सौराठ मेला बिहार के किस जिले में लगता है? किस जिले में लगता है भैया? ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, मधुबनी जिले में लगता है, ऑप्शन ए। जो सौराठ मेला है इसको हम दूल्हों का मेला, ठीक है, किसका? दूल्हों का मेला भी बोलते हैं, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि दूल्हों का मेला किसको कहा जाता है, तो सौराठ मेला को कहा जाता है, मधुबनी में लगता है, ऑप्शन ए के साथ में राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए 42वां प्रश्न है, कह रहा है कि उर्दू बिहार की राजकीय भाषा कब बनी है? तो देखिए उर्दू, तो दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, पहली की बात करें तो पहली राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है, 1950 में हिंदी को राजकीय भाषा बिहार की बनाया गया था, ठीक है। उर्दू की हमसे पूछ रहा है तो उर्दू 1984 में, ठीक है, 1984 में द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा मिला था उर्दू को, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43वां प्रश्न, बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? चलिए तो देखिए कहां पर है, बरौनी में, यह भी आपको याद रखना है, कहां पर है? बरौनी में है, बेगूसराय के, ठीक है, बेगूसराय के बरौनी में है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है किसकी सहायता से, किसकी मदद से इसको स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा सोवियत संघ के, ठीक है, सोवियत संघ की मदद से यह कारखाना को स्थापित किया गया था, कहां पर? बेगूसराय जिला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है 44वां प्रश्न है, कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए हिंदी भाषा और लिपि, ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, हिंदी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। चलिए 45वां प्रश्न, बिहार के प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है? विद्यापति, मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं, मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं, यह भी आपको याद रखना है। चलिए बिहार के प्रमंडल, ठीक है, प्रमंडल की संख्या
कि प्रामंडल की संख्या बताना है कितने हैं। तो देखिए 28 जिले हैं, सॉरी 38 जिले हैं, ये भी याद रखिएगा। और प्रामंडल की बात करते हैं तो देखिए 9 प्रामंडल हैं। सबसे बड़ा प्रामंडल पटना है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, 47वां प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहां पर है। तो वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहां पर है, आरा जिले में है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर जाएगा। चलिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां पर हुआ था। पटना में, सारण में, सीवान में, छपरा में। देखिए सारण नहीं, कहां पर हुआ था, बलिया में। ठीक है, बलिया में एक स्थान है, एक गांव का नाम बता रहा हूं मैं, कहां पर हुआ था, सिताब दियारा। सिताब दियारा, ठीक है, ये सारण है। देखिए ऑप्शन में नहीं है तो आप सारण लगा दीजिएगा, क्योंकि सारण और बलिया बिल्कुल सटे हुए हैं, वहीं पर पड़ता है सिताब दियारा। ठीक है, लेकिन जो सही आंसर होगा बलिया होगा। ठीक है, तो बलिया में हुआ था। और पूछ लेता है आपसे कि कब हुआ था, तो याद रखेगा 11 अक्टूबर, क्योंकि देखिए पूछ सकता है कि जेपी नारायण, ठीक है, जेपी नारायण जयंती कब मनाई जाती है, तो 11 अक्टूबर को मनाई जाती है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को, ठीक है, बलिया के सिताब दियारा में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 49वां प्रश्न है, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां पर हुआ था। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया मुंगेर में। ठीक है, बिहार के सिमरिया, मुंगेर जिला के अंतर्गत आता है, सिमरिया गांव में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 50वां प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार से नेपाल जाने के लिए सर्वाधिक किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए रक्सौल, रक्सौल हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चंपारण के अंतर्गत आता है, पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आता है। ठीक है, रक्सौल हवाई अड्डा। ऑप्शन यहां पर बी हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न कंप्लीट। और देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आज का ये प्रैक्टिस सेट था, ध्यान से देखा है आपने और नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि इसमें से ही आपको कम से कम ऐसे प्रश्न रहेंगे जो 2-4 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो कैसा लगा है आज का ये प्रैक्टिस सेट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक, ठीक है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।